पहले ये समझ लेते हैं डायरेक्ट करंट सर्किट सॉल्व करने में जो किरचॉफ के रूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। किरचॉफ के कैपेसिटर के चैप्टर में डिस्कस हुआ था, दो रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है इनका, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जिसको करंट वाला रूल भी कहते हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लूप। क्या कहता है ये, अगर कई सारे वायर्स हैं और उनको एक किसी पॉइंट पर उनका जंक्शन बन रहा हो कहीं, यानी कि नोड बन रहा हो कहीं, और करंट्स की कुछ फ्लो हो इस तरीके से, I1 करंट, इधर I2 करंट, एंड लेट्स से इधर I3 करंट, तो क्या कहता है ये रूल, इन करंट्स के बीच में क्या रिलेशन बनना होगा। सर I1 इक्वल टू I1 is I2 equal प्लस to I2 plus I3। I3। हाँ, अब डायरेक्शन देखो, कौन कौन सी करंट इस नोड की तरफ जा रही है। अगर इसको एन मतलब नोड कहें, तो अच्छा, ऐसी हाँ। कौन सी करंट है जिनका डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस नोड है, टुवर्ड्स I1 और I3। I1 एंड I3 आर टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर नोड, तो इनका टोटल वैल्यू यानी कि I1 प्लस I2 और I2 अवे फ्रॉम दिस नोड है I1 प्लस I3, इट शुड बी इक्वल टू I2। दिस इज फर्स्ट रूल, मतलब टोटल करंट टुवर्ड्स अ नोड एंड द करंट अवे फ्रॉम दैट नोड, ये बराबर मिलने चाहिए आपको। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। फर्स्ट रूल केसीएल, जो करंट्स के बीच का रिलेशन बताएगा। सेकंड रूल केवीएल, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसका स्टेटमेंट ये था कि अगर आप किसी क्लोज लूप के अंदर सारे पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करें, समेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज पाथ, फिर उसके बारे में कहा था कि ये वैल्यू बराबर 0 आनी चाहिए। किरचॉफ सेकंड रूल। इसमें थोड़ा साइन कन्वेंशंस को लेकर के इश्यूज आते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना साइन कन्वेंशन कैसे देखा जाता है। माने ये एक रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R2 है, ये एक बैटरी है जिसका EMF E1 है और ये बैटरी है जिसका EMF E2 है, और हमें इसमें कुछ करंट की कुछ डायरेक्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, इसके पॉइंट्स के नाम लिख रहे हैं, इसको A पॉइंट, देन यहाँ पर बैटरी के दूसरे साइड पर B पॉइंट, R1 के सेकंड साइड पर C पॉइंट, देन यहाँ D पॉइंट, देन यहाँ पर E पॉइंट, रेजिस्टेंस और बैटरी के बीच में कैपिटल E वाला पॉइंट, एंड देन यहाँ पर F पॉइंट। हमने अपना एक क्लोज पाथ सेलेक्ट किया, क्लोज पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, closed path starts from point A and then it is like A, B, C, D, E, F and back to point A. ये मेरा closed path है। जब हम स्टार्ट करेंगे A से और जाएंगे B की तरफ, A से B, A से B, तो क्या इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है यहाँ पर A और B के बीच में? यस सर, बैटरी। बैटरी। तो अगर दो पॉइंट के बीच कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बैटरी, रेजिस्टर या फिर कैपेसिटर। तो ए और बी के बीच में एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है, तो हम लिखेंगे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E1। बी से सी क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है, समथिंग विच इज कनेक्टेड बिटवीन बी पॉइंट एंड रेजिस्टेंस R1, so there will be potential difference of that resistance according to the Ohm's law. Potential difference of this resistance R1 according to Ohm's law will be current into R1, IR1. Then is there anything between the point C and point D? नो सर। Point C और point D के बीच में nothing.
वायर इट इज सिंपली अ वायर, और वायर्स में पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर करते नहीं, तो नथिंग बिटवीन द सी एंड डी, देयरफॉर नो पोटेंशियल डिफरेंस. एनीथिंग बिटवीन डी एंड ई, Resistor R2. resistance R2. Potential difference of that resistance according to Ohm's law, IR2. 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 Anything between E to F, E2. So battery. E2. Battery. battery, potential difference is E2. Finally, F2A, F2A, No, sir. wire, no Nothing. nothing. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. नाउ आते हैं इनके साइन कन्वेंशन पे. पॉइंट ए और पॉइंट बी में से कौन सा पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और कौन सा पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है? Sir, तो A नेचुरली positive. पॉइंट वाला हाँ. positive और B वाला तो आप negative. ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना. We are moving from point A to the point B. Point A is the point which is connected to the positive side of the battery, and B is the point which is connected to negative side. Moving from A to B means we are moving from positive terminal to the negative terminal, from positive side to the negative side. ये potential increase करेगा या potential decrease करेगा if we are traveling from positive side to the negative side. प्लस से Decrease. माइनस जा रहे हैं, Decrease. So negative minus आएगा. Negative. पोटेंशियल डिक्रीज. तो हम इवन के आगे लगाएंगे नेगेटिव साइन. नाउ बी टू सी, वेयर देयर इज अ रेजिस्टेंस, बी टू सी, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कहां से कहां जा रहा है? जो स्मॉल आई की डायरेक्शन B to C. बी टू सी. और करंट का एक बेसिक रूल है कि ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है. Yes, तो sir. अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ है, तो मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है और सी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कम है. देखिए, बैटरी में हायर पोटेंशियल की हायर और लोअर साइड टर्मिनल्स को देख करके देखा जाता है, और रेजिस्टेंस की पोटेंशियल में हायर और लोअर डायरेक्शन ऑफ करंट से दिखाई दे रही है. जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड पे जाती है. करंट बी से सी जा रहा है, इसका मतलब बी वाला पोटेंशियल हाई है और सी वाला पोटेंशियल लो है. और हम लोग लूप इक्वेशन में बी से सी जा रहे हैं, मतलब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं या फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं. High potential to low So high potential. से low. हाई से लो. तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चले गए, इसका मतलब पोटेंशियल कम हो गया. तो हम इस आई आर वन के आगे फिर से लगाएंगे एक माइनस साइन. देन सी टू डी कुछ था नहीं, डी टू ई, जो ये करंट का डायरेक्शन है, इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन जो है वो डी से ई ही आएगी. करंट डी से ई फ्लो करेगा. इसका मतलब कौन सा पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे है और कौन सा Sir D कम पे. पोटेंशियल D पे. पे high ज्यादा potential. पे Sir, ये भी negative होगा. हाँ, तो जब आप डी से ई जाएंगे और करंट भी आपका डी से ई है, तो इसका मतलब डी इज एट हायर पोटेंशियल, ई इज एट लोअर पोटेंशियल. सो वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम हाई टू लो. पोटेंशियल में कब डिक्रीज होगा? माइनस. और जब हम ई से एफ जाएंगे, तो वो पॉजिटिव हो So जाएगा. positive हो जाएगा. ई से एफ Positive. यानी कि बैटरी से की high जा नेगेटिव रहा है. टर्मिनल से So बैटरी के increase. नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो. फ्रॉम नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा. पोटेंशियल बढ़ेगा तो हम इसके आगे लगाएंगे पॉजिटिव साइन, एंड देन इट इज इक्वल टू जीरो वैल्यू. ये है किरचॉफ की लूप इक्वेशन. मतलब सबसे पहले एक क्लोज पाथ देखा जाता है. उस क्लोज पाथ में दो पॉइंट्स के बीच अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो पोटेंशियल या तो बढ़ेगा या तो कम हो जाएगा. ये कैसे देखा जाएगा कि पोटेंशियल बढ़ा है या कम हुआ है? तो बैटरीज के केसेस में अगर आप पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो पोटेंशियल राइज कर रहा है. रेजिस्टेंस के केस में अगर हम करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, और अगर हम कहीं पर करंट के अपोजिट ट्रेवल कर रहे होंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल राइज कर रहा होगा. साइन कन्वेंशन क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes sir.
बैटरीज में टर्मिनल्स लिखे जाते हैं और रेजिस्टेंस के केस में करंट की डायरेक्शन लिखी जाएगी। अगर लूप इक्वेशन को लिखते वक्त हमारी ट्रेवलिंग करंट की डायरेक्शन के अलोंग है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो I इंटू आर के आगे लगाएंगे नेगेटिव साइड। और अगर हमारी ट्रेवलिंग करंट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड पर होगी तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी और उस केस में I इंटू आर के आगे लगाओगे पॉजिटिव साइड। ये है इसके रूल्स। आप एक एग्जांपल दिखाते हो, इन रूल्स के बेसिस पर सर्किट्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आराम से रूल्स पढ़ के बताओ, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, हम एक सर्किट आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे, उसमें आपको इन रूल्स की एप्लीकेशन दिखाने जा रहे हैं, किस तरीके से ये रूल्स काम करते हैं। सपोज ये सर्किट है मान लें, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड यहाँ पर 12 वोल्ट। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये कहता है हमें इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट पता करनी, मतलब हर एक वायर में कितनी करंट होगी ये पता करना है। सो क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग इसमें? यस सर। यस सर। क्या क्या करना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है हम लोग को? करंट। करंट किसी स्पेसिफिक ब्रांच में या सभी ब्रांचेस में? सर सभी ब्रांच। सभी ब्रांचेस में। तो अब क्या करना चाहिए इसमें? केवीएल Step- और एसी। हाँ, बट उसके पहले स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, आपको सभी ब्रांचेस में कुछ ना कुछ करंट्स दिखानी पड़ेंगी। हमें इस ब्रांच में कुछ करंट दिखानी पड़ेगी, इस ब्रांच में कुछ करंट दिखानी पड़ेगी और इस ब्रांच में भी कुछ करंट दिखानी पड़ेगी। पहला स्टेप ये होगा, आप इस सर्किट के हर एक ब्रांच में करंट दिखाएं। अब आता है क्वेश्चन कि हम कौन सी डायरेक्शन में करंट दिखाएं। जैसे कि अगर मैं इनके नाम दे दूं, सपोज ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F, तो अगर मुझे ब्रांच AF में करंट दिखाना है तो मेरे मन में एक डाउट आता है कि मैं करंट पॉइंट A से पॉइंट F की तरफ दिखाऊंगा या F से A की तरफ दिखाऊं। तो इसमें किरचॉफ हम लोग की हेल्प करते हैं। किरचॉफ ये कहते हैं कि आप उस ब्रांच में जो करंट है वो किसी भी डायरेक्शन में दिखा दीजिए। मतलब आप इसको लेकर के इतना वरीड न हो कि हमारा करंट A से F फ्लो करेगा या F से A फ्लो करेगा। आप इसमें से कोई एक डायरेक्शन एज्यूम करो, कोई भी एक डायरेक्शन मान सकते हैं, या तो A से F या तो F से A। चलिए हम F से A एक डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहे हैं। ये पहला स्टेप होगा, दैट वी हैव टू मेंशन करंट इन एवरी ब्रांच एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आवर चॉइस। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सही डायरेक्शन दिखानी है आपको। तो हमने इसमें एक करंट दिखा दिया, इसको हमने कैपिटल आई कर दिया। हमने इस ब्रांच में एक करंट दिखाई किसी भी डायरेक्शन में, बी से ई दिखा सकते हैं या ई से बी दिखा सकते हैं। इसमें हम बी से ई दिखा देते हैं, सपोज स्मॉल आई। और आप तीसरे ब्रांच में करंट दिखाएंगे, लेकिन तीसरे ब्रांच में जब आप करंट दिखाओगे तो आपको रूल नंबर 1 यूज कर लेना पड़ेगा। पॉइंट बी एक नोड है, अगर ये हम कैपिटल आई करंट दिखा रहे हैं इस ब्रांच में कैपिटल आई करंट, तो ये कैपिटल आई यहां भी जाएगा, सेम करंट यहां भी आएगा। तो यानी कि कैपिटल आई इज कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट बी। और अगर इस ब्रांच में स्मॉल आई करंट है तो फिर इसका मतलब इस पूरे ब्रांच में एक स्पेसिफिक ब्रांच में सेम करंट दिखेगी। यहां पर रूल नंबर 1 लगाओ, कैपिटल आई करंट कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट बी एंड स्मॉल आई अवे फ्रॉम पॉइंट बी। तो आगे कितना करंट गया होगा इस ब्रांच में? कैपिटल आई माइनस I माइनस 1। आई माइनस स्मॉल आई। यहां पर मैं फिर बोल दूं
क्वेश्चन करते समय ये कंफ्यूज मत करना है या इस तरीके की टेंशन मत लेना आप कि यार पता नहीं मैं डायरेक्शन ऑफ करंट सही मान रहा हूँ या मान रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि किरचॉफ के मेथड में, किरचॉफ ने जो मेथड दिया है सर्किट्स को सॉल्व करने का, उस मेथड का प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम गलत डायरेक्शन ऑफ करंट भी मान लेते हैं तो उससे भी हमारा करंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द करंट है, वो सही आती है सॉल्व करके। सिर्फ इतना होगा कि अगर हमने बाई चांस करंट की गलत डायरेक्शन एज्यूम कर रखी होगी तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे जो आंसर्स आएंगे वो नेगेटिव वैल्यूज के साथ आएंगे, जो हमें सिर्फ इस बात का अलार्म कर रहे होंगे कि यार गलत डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया था। पॉइंट क्लियर है? पहला स्टेप यार क्या करना है हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, हमें वी हैव टू एस्टैब्लिश करंट इन एवरी ब्रांच ऑफ द सर्किट अंडर द रूल नंबर 1। नाउ सेकंड पॉइंट, कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास करंट के फॉर्म में? करंट के टर्म्स में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? Sir, 2. कैपिटल आई एंड स्मॉल आई। तो जितने भी आपके करंट, जितने भी करंट के वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल कैपिटल आई है और एक वेरिएबल स्मॉल आई है, तो वी हैव टू वेरिएबल्स ऑफ करंट। नाउ टू लूप इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। टू लूप इक्वेशंस कौन कौन सी होंगी? तो हम इसमें से कोई एक लूप सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने पहला वाला लूप लिया ए बी ई एफ और वापस ए, ये मेरा लूप नंबर 1 है। क्या इक्वेशन बनेगी इस लूप की? तो ए से बी चलते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी, और चेक करके बताओ क्या ए से बी ट्रेवल करने पर, ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, क्या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा ऊपर? No, No, sir. sir. Battery है. ए से बी, No, sir. फ्रॉम No, ए sir. टू बी, No, sir. No. नथिंग, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ई, Plus is A. there एक resistor. B to E? When you travel from B to E, there are two instruments. One is the battery and another one is the resistance. यानी B से E ट्रेवल करने में दो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, एक Sir, बैटरी का और plus एक 8 or रेजिस्टेंस। minus 4. हाँ, Plus वो देखते 8 हैं। और minus तो 4. बैटरी का 8 आएगा और रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से आएगा I into 4। minus 4i. अब साइन कन्वेंशंस, तो मैंने कहा था कि जब आप बैटरी की नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे ट्रेवल करेंगे तो प्लस कर देना। तो व्हेन वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स पॉइंट ई, then we are moving from negative to positive and therefore plus. Traveling from B to E means we are going in the direction of current. Going in the direction of current, potential difference of resistance के आगे लगाएंगे negative sign. E to F, E to F, No, कुछ sir. नहीं है। नहीं, Nothing. F to A, Minus F 12 minus or 12. minus And 2i. that's 12. Minus 2. Minus 12. minus 12 और minus 2 कैपिटल तो आई। जब F से चलेंगे तो F से जब ऊपर जाएंगे तो बैटरी की प्लस टर्मिनल से नेगेटिव साइड जा रही हो तो -12, एंड फिर ऊपर जाएंगे विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में रेजिस्टेंस क्या है, माइनस साइन लगेगा, और ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इनटू रेजिस्टेंस यानी कि 2 into I एंड इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन सर्किट की। अब हम दूसरा लूप कंसिडर कर रहे हैं। नाउ द सेकंड लूप इज सपोज बी सी डी ई एंड बैक टू बी। सेकंड लूप बी टू सी, बोलो क्या है? कुछ नहीं बी है। से सी, No, sir. नथिंग। सी टू डी, Sir, minus 6 Minus into 6 I capital I minus कैपिटल I. आई माइनस आई। in C and D we have a resistor, so potential difference is I into R. What is current in this resistance? Capital I minus small I. So capital I minus small I into resistance. Now sign before that. We are traveling Minus. from C to D. We are traveling from C to D. What is the direction of current? Is it C to D C or to D D. to C? C to D. C A to to D. तो Direction. करंट भी C to D है और लूप इक्वेशन को लिखने के लिए भी जो डायरेक्शन दी जा रही है वो C to D ली जा रही है। तो इसका मतलब हम करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब इसके आगे लगाएंगे माइनस। Minus. D to E, D to E, Plus 4. plus 4.
एंड डी टू ई मतलब कि नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड, सो प्लस साइन। ई टू बी, ई टू बी सर अरे +4 अब है +4 आए और -8। -8। हाँ, बट 4i के आगे साइन क्या लिखेंगे? जब आप ई से बी जा रहे हो, ट्रेवलिंग फ्रॉम ई टू बी इज गोइंग अगेंस्ट करंट, गोइंग अगेंस्ट करंट आई इंटू आर के आगे लगेगा पॉजिटिव साइन, एंड गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस मतलब -8 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद आपकी अलजेब्रा पे आ गए, सॉल्व करिए इनके वैल्यूज को। अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कैपिटल आई और स्मॉल आई की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। सर कैपिटल आई की वैल्यू -14/11 और स्मॉल आई की वैल्यू -4/11। एक मिनट बच्चे, ऑन सॉल्विंग एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करें। कैपिटल आई बता रहे -14/11 ऑब्वियसली एम्पियर में आएगा, और स्मॉल आई -4/11। क्रॉस चेक कर लें तो बच्चा एक बार जरा और लोग। सर मेरा स्मॉल आई 10/11 आ रहा है। अब वो तो बच्चा कैलकुलेशंस पे है कि हमारी इक्वेशंस कैसे सॉल्व हुई है। सर यही आ रहा है। सही है ना ये आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। तो दोनों ही करंट्स नेगेटिव आ गए, इसका क्या मतलब हुआ? सर डायरेक्शन डिफरेंट लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन डिफरेंट होंगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सोल्यूशन गलत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव आने का सिर्फ एक मतलब है कि इस ब्रांच में करंट का अमाउंट तो 14/11 होगा। करंट 14/11 एम्पियर की ही चल रही है इस ब्रांच के अंदर, बट क्योंकि आंसर में माइनस साइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट एफ से ए की तरफ ना होकर के ए से एफ की तरफ होगी। बस इतना सा मतलब रहेगा। जी सर, आई और स्मॉल आई दोनों अलग अलग साइन तो आ नहीं सकते? आ सकते हैं, एक पॉजिटिव आ सकता है, एक नेगेटिव भी आ सकता है। सर फिर सर्किट में तो सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आई जैसे ऊपर हो गए और आई का वही साइन है सर, एक तो मिनट, वहाँ पे आई माइनस आई नहीं होना एक चाहिए। मिनट, ये आपने कर लिया ना, ये आंसर कर लिया, यस सर, ये आ गया। दोनों सही है। अब एक काम करके वेरिफिकेशन निकाल। मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, मान लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने कैपिटल आई की जो डायरेक्शन थी वो नीचे रखी थी। एक सेकंड सॉल्यूशन देखिए, सपोज कैपिटल आई हमने नीचे लिया था और स्मॉल आई इसी डायरेक्शन में रहने देते। कैपिटल आई की डायरेक्शन हम रिवर्स करके फिर से इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल आई जैसा है वैसा रहने दो। सर फिर अब तो आप मतलब बताओ। नोड में सारे करंट लीव ही कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। नहीं तो अब यहाँ बदलेंगे ना, यहाँ बदलेंगे। यस सर, कैपिटल आई इधर आई लीव कर प्लस रहा है कैपिटल स्मॉल आई, आई इसका प्लस मतलब आई। यहाँ पर स्मॉल आई प्लस कैपिटल आई एंटर करेगा। यस सर। ये हो गया। अच्छा हाँ Yes, सर sir. फिर यस सर। सुनो, ये हो गया। अब आप अब आप फिर से एक बार देखो, अब जब लूप इक्वेशन हम फिर से बनाएंगे तो एक बार नोटिस करना कहां पर फर्क आएगा। ए से बी कुछ नहीं है, बी टू ई तो वही ये है। दोनों तो एज इट इज रहेंगे। यस सर। ई टू एफ में कोई फर्क नहीं होगा। नो सर। फर्क क्या होगा, जब आप एफ से ए चलोगे, पॉइंट एफ से पॉइंट ए की तरफ जब जाओगे तो ये वाला 12 तो माइनस में रहेगा, लेकिन ये जो -2i दिख रहा था आपको, ये प्लस हो जाएगा। प्लस, यानी कि अब एक अलग इक्वेशन बनेगी। यस सर। और दूसरे वाले में क्या फर्क पड़ेगा, बी सी डी एफ, बी टू सी कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन सी टू डी जब जाएंगे, सी टू डी नोटिस करना प्लस हो जाएगा। हाँ, पहली बात तो यहाँ प्लस हो जाएगा और उसमें कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई ना होकर के प्लस आएगा। प्लस आई, और बाकी कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। सर आंसर चेंज भी नहीं हो रहा है। देखते हैं ना, अब ये दो अलग इक्वेशंस बन गए, जरा इनको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर। ये पहले वाले के सॉल्यूशंस हैं, अब जरा सॉल्यूशन देखो, एक बार थोड़ी सी मेहनत करो, फिर से इसके नए सॉल्यूशंस चेक करो क्या बनते हैं। अब कैपिटल आई और स्मॉल आई की वैल्यूज क्या बन रही है। मैग्नीट्यूड सर सेम आ रहा है और साइन चेंज है। यस सर। कैपिटल आई कितना आ रहा है? 14/11
तो कैपिटल प्लस 14/11 सर 14/11 आ रहा है और स्मॉल आई देखो सर 4/11 पूरा चेक करो। सर -4/11 करने दो चेक। हाँ ये सर हाँ -4/11 -4/11 गलत हो गया सर। ये आंसर्स आएंगे इसके सॉल्व करके। यस तो अब बताओ कैपिटल आई की आंसर तो उतना ही है ना, बस इसमें जो पहले माइनस आ रहा था अब नहीं आ रहा। यस इसका मतलब अब हमने करंट की सही डायरेक्शन को लेकर के सॉल्व किया हुआ है और स्मॉल आई में अभी भी माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब स्मॉल आई की डायरेक्शन अभी भी गलत है। सर वो upward तो अपवर्ड्स होगी। तो जैसे इन्होंने कहा ना कि सबके साइन हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो जहां पॉजिटिव आ रहा है मतलब उस ब्रांच में डायरेक्शन ऑफ करंट सही है और जहां नेगेटिव है उस ब्रांच में डायरेक्शन ऑफ करंट गलत है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पहले एडवांस में ये थोड़ी मालूम चलता है, पहले से ये किसी को नहीं मालूम होता है कि कहां पर कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और इसी प्रॉब्लम को किरचॉफ ने सॉल्व किया था, इसी का सॉल्यूशन किरचॉफ के मेथड में है कि आपको इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें सही डायरेक्शन ऑफ करंट बताए। सही डायरेक्शन ऑफ करंट की जरूरत ही नहीं। इवन अगर हमने ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन गलत भी मान रखी है तो भी मेरा न्यूमेरिकल आंसर उतना ही आएगा। मैसेज क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। यस सर राइट। तो इसमें अब ये परेशान मत होना कि यार कौन सी ब्रांच में किधर करंट माननी है, जो भी करंट माननी है अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, बट ये ध्यान रखना कि जो करंट की डायरेक्शन आप मान रहे हो उसमें रूल नंबर 1 को वायलेट नहीं कर सकते, रूल नंबर 1 वैलिड होना चाहिए। क्लियर हुआ मैसेज? यस सर। यस सर ठीक। और प्रैक्टिस नहीं है, असाइनमेंट भेजे सीधे उसमें बताओ। सर Assignment असाइनमेंट भेज दीजिए। असाइनमेंट भेज असाइनमेंट भेज यस सर लेकिन मेथड ये रहेगा, ध्यान देना इसका। ओके, एक तो ये टॉपिक है जो आज के असाइनमेंट पे यूज होना है। एक और टॉपिक लास्ट क्लास का था जो हम लोग पावर की बात कर रहे थे। पावर, मेरे ख्याल से हम लोग की पिछले क्लास में ये टॉपिक हुआ था। यस सर यस सर। तो पावर में मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली जल्दी से याद दिलाऊं। पावर में ये कहा गया था कि पावर ऑफ रजिस्टर है ना, पावर ऑफ रजिस्टर की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या बन करके आया था? सर पावर ऑफ करंट जो उसमें करंट जाता है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल लेते हैं। मतलब V इंटू वाई, यस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की प्रोडक्ट। लेकिन इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि इट इज बिकॉज ओम्स लॉ अगर फॉलो हो रहा है, अगर वो रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो प्रोडक्ट ऑफ वी आई को हम ऐसे भी कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर, यानी कि आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, या फिर आई को v स्क्वायर बाय ये कह सकते हैं। यस सर ठीक। पावर ऑफ रजिस्टर का फिजिकल मतलब बताया गया था। पावर ऑफ रजिस्टर का फिजिकल मतलब, ये तो मैथमेटिकल हो गया, फिजिकल मतलब होता है रेट एट विच हीट इज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। अब डिसिपेटेड वर्ड का क्या मतलब होता है यार? हीट इज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर का मतलब क्या होता है? हीट रिलीज होती है सर क्योंकि कितने वो रेट डिस्ट्रॉय है हीट, हाँ मतलब जब किसी वायर में करंट होती है तो वायर गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने के बाद उस वो जो वायर्स होते हैं वो हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नो सर रिलीज कर देते सराउंडिंग सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं। डिसिपेट होने का मतलब जो वायर्स होते हैं वो अपने अंदर की हीट को सराउंडिंग में रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, इसीलिए वायर्स के आसपास थोड़ा सा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर।
और रेट का मतलब हुआ कि एक सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 1 सेकंड, मतलब ये चीज होगी, दैट इज पावर ऑफ रेजिस्टर। ठीक है ये पॉइंट, Yes, sir. Yes. राइट? ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम एक सिंपल सर्किट की बात कर लें, सिंपल सर्किट मतलब होता है जहां पर आप सिर्फ एक कैपिटल आर का रेजिस्टेंस लें और उसको कनेक्ट कर दें बैटरी के साथ, जिस बैटरी का ईएमएफ ई है और स्मॉल आर उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पॉइंट भी मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। Yes. E for EMF और small r internal resistance and capital R called as external resistance। तो ये बताइए, अगर पूछा जाए कि इस कैपिटल R के अंदर क्या पावर होगी, पावर इन कैपिटल R, फिजिकल मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में यहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। पावर इन कैपिटल R का फिजिकल मतलब एक सेकंड के अंदर क्या क्या हीट, कितनी हीट इस रेजिस्टेंस में जनरेट होगी। तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी इंटू आई। बट मेरे एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि इस वी को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। वी मतलब कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? सर जो उस रेजिस्टर के क्रॉस। हाँ, कई लोग, हमने देखा है कई स्टूडेंट्स पावर को कैलकुलेट करते वक्त बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस के अंदर अगर आपको पावर निकालनी है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाएंगे, और इसीलिए मोस्ट एडवाइजेबल ये है आई स्क्वायर आर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो आप क्या करो, पावर इन द रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेटर मेथड होता है आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, या फिर अगर आप वी इंटू वाई लगा रहे हो या वी स्क्वायर बाई आर लगा रहे हो तो ये क्लियर रखना कि जो वी है ये इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वी मतलब इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर इन सबसे बचने का तरीका है आई स्क्वायर आर कर ले। नाउ आई स्क्वायर आर, अब इस क्वेश्चन में आई कितना होगा, इस सर्किट में आई की वैल्यू, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि हाँ, इट वाज ईएमएफ अपॉन द R टोटल plus रेजिस्टेंस, small r. ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो पावर इन कैपिटल आर की वैल्यू हो गई ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। इसको पी से डिनोट कर दे रहे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, और नीचे ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लें, कैपिटल आर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दे तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ना, अब हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो इस रेजिस्टेंस में पावर जनरेट हुई है जिसकी कि ये रिजल्ट आई, इसका ग्राफिकल वर्जन मतलब ग्राफ कैसा प्लॉट होगा इसमें। अगर हम इसे कैपिटल आर को एक वेरिएबल क्वांटिटी मानते हैं, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, तो कैपिटल आर को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली पी भी चेंज होगा। सो उस हिसाब से पावर में और कैपिटल आर के बीच में कोई ग्राफ बने। कैसा ग्राफ होगा वो? सपोज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज 0, सपोज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज 0 इन द डिनोमिनेटर पार्ट और इन दिस एक्सप्रेशन इफ कैपिटल आर इज 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, न्यूमरेटर भी 0 आएगा। सो दैट मीन्स कि पावर की वैल्यू 0 आएगी। और जब कैपिटल आर इनफाइनाइट रखेंगे, नोटिस करना कैपिटल आर 0 तो पावर 0, और कैपिटल आर जब इनफाइनाइट रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन पे जाओ, कैपिटल आर इनफाइनाइट स्मॉल आर स्क्वायर बाय इनफाइनाइट, ये मिडिल टर्म 0 0 हो जाएगा।
लेकिन ये जो पहला टर्म है जो कैपिटल आर है ये ये इनफाइनाइट Infinite. एंड समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी Zero. समथिंग डिवाइडेड बाय Zero. इन्फिनिटी Zero. द पावर Zero. विल अगेन बी जीरो। मतलब कि कैपिटल आर इनफाइनाइट करने पर भी पावर की वैल्यू जीरो है और कैपिटल आर जीरो करने पर भी पावर की वैल्यू जीरो है। मतलब कि यहाँ भी जीरो पावर और यहाँ भी जीरो पावर। एंड दैट मीन्स कि पावर का ग्राफ रफली कुछ ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी जीरो इन द इनिशियल पॉइंट एंड जीरो एट द फाइनल पॉइंट। सो पावर विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इट विल Decrease. अगेन डिक्रीज टू द जीरो वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर, रेजिस्टेंस के किसी न किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर पावर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। Yes. sir. यस यानी इस कैपिटल आर की कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके करस्पॉन्डिंगली इस रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावर जनरेट होगी। So जो कैपिटल और स्मॉल आर के बराबर हो। राइट और वो क्या होगा, मतलब मैक्सिमम पावर रेजिस्टेंस कैपिटल आर की कौन सी वैल्यू पर होगी। तो यहाँ पर क्या करने जा रहे, पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। पावर की मैक्सिमम वैल्यू तब मिल सकती है जब डिनोमिनेटर का ये टर्म मिनिमम हो। ठीक है, Yes sir. यस सर और ये मिनिमम कितना होगा, तो उसके लिए ये टर्म मिनिमम कितना होगा उसके लिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की एक प्रॉपर्टी है दैट वो कहता है कि a प्लस बी इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। 2c. Yes sir. अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी दैट a प्लस बी इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। और उसी मैथ्स में ऐसा बताया जाता है कि a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू मिल सकती है वो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, और ये तब होता है जब a और b बराबर होते हैं। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टीज में ये सब है। और Yes sir. है. तो सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, ये हमारा a है और ये b है, तो a प्लस b की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब a और ये b यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए। कैपिटल आर और स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर एक दूसरे के बराबर आ जाए। दैट मीन्स कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। करके देखो, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, इनको जब बराबर करेंगे तो कैपिटल आर R बराबर equal to इसमें। R. तो ये वो क्राइटेरिया है, ये वो कंडीशंस हैं जब हम ऐसा कहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अंदर सबसे ज्यादा पावर जनरेट होगी। यानी जब एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू और बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाती है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम पावर जनरेट होती है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 1 सेकंड में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस एक बल्ब है तो ये बल्ब की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। और इस रिजल्ट को नाम दिया गया है कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। दिस रिजल्ट इज अ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहते हैं, मतलब इसको वर्ड्स में लिखना चाहें व्हाट इज मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम पावर इन एनी रेजिस्टेंस इज दैट value of that resistor is equal to internal resistance of the battery. Right? Yes sir. यस सर ठीक। जबकि मैक्सिमम करंट का फ्लो करेगा यहाँ पर। अगर पूछा जाए कि इस रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम करंट कब जाएगी तो स्मॉल आई इज ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। नाउ आई को मैक्सिमम करना चाहते हैं, The internal Maximum current. resistance कैपिटल ही- आर प्लस स्मॉल आर मिनिमम हो जाएगा। हाँ मैक्सिमम करंट यहाँ पर चाहते हो अगर आप
तो अगेन डिनोमिनेटर को लोवेस्ट करना पड़ेगा, और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर तब आएगी जब कैपिटल आर लोवेस्ट हो और कैपिटल आर की लोवेस्ट वैल्यू 0 आएगी। यस सर। यानी जब यहाँ हाँ, जब यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस होगा तो इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन उस समय पावर ज्यादा नहीं होगी। और ये डिस्कशन इसलिए करा जा रहा है कि जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो करंट के बेस पे काम नहीं करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, होम अप्लायंसेस जितने भी आप लगाते हो, उन सब के पीछे पावर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है और जो बिल हम पे करते हैं वो बेस्ड ऑन द पावर होती है। यस सर। वॉट्स में किलोवाट आवर में पे करते हैं हम लोग, उसको जो यूनिट्स sir. आती है। तो हमें करंट में इंटरेस्ट नहीं होता एक्चुअली, सर्किट्स में कितना करंट आ रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस करंट से रेजिस्टेंस में जो पावर बन रही है वो क्या बन रही है वो देखिए। बहुत ज्यादा करंट लेकर के भी हम क्या करेंगे जब पावर ही जनरेट नहीं हो रही है उसमें। और अगर हम थोड़ी सी नॉर्मल करंट रखें लेकिन पावर ज्यादा कर लें तो ये ज्यादा एडवाइजेबल, इकोनॉमिकल और मनी सेविंग, इकोनॉमिकल भी है। करंट भी कम जाएगी और हमको रेजिस्टेंस में पावर यानी कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और उस हीट को हम इन द फॉर्म ऑफ लाइट, अगर बल्ब की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट यूज कर सकते हैं उसको। थ्योरम क्लियर हुई, मैक्सिमम पावर थ्योरम? Yes, sir. ठीक। ना एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है ऑफ ईएमएफ ई एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और उसके साथ हमने कोई एक रेजिस्टेंस कैपिटल R1 लगाया, और सिमिलर बैटरी के साथ एक दूसरा रेजिस्टेंस कैपिटल R2 लगा दिया। मतलब दो आइडेंटिकल बैटरीज दी, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल बैटरीज हैं, लेकिन उन दोनों आइडेंटिकल बैटरी से जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए वो एक अलग अलग वैल्यूज के हैं। Is it possible to get the same current in both resistance? No, sir. यहाँ देखिए, can we get the same value of current in R1 R2 if the No, values sir. of R1 and No, R2 are sir. different? नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप यहाँ पर एक में R1 पुट करेंगे और एक में यहाँ पर R2 पुट करेंगे एंड R1 और R2 डिफरेंट है, तो इसका मतलब करंट इस ब्रांच में और यहाँ पर अलग अलग आएगी। सेकंड क्वेश्चन, can we get the same power in R1 R2? Yes, sir. यस सर। रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं, बट कैन वी गेट द सेम पावर? Yes, sir. यस सर। कैसे? इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो फिर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए। इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर सेम, बिकॉज हमने कहा ना आइडेंटिकल बैटरी यूज की गई। नो सर, Batteries एक्सटर्नल और इंटरनल एक एक केस में इक्वल हो जाए तो पावर नहीं, वो नहीं होता ना। तो फिर तो R1 और हमारे- R2 इक्वल हो जाएंगे। हमारे क्वेश्चन में ये भी तो है कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अच्छा ये दिया हुआ है सर। हाँ, ये दिया है कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, देन आपसे कह रहे हैं नाउ कैन वी हैव द सेम पावर इन बोथ रेजिस्टर्स? No, sir. No, sir. No, sir. देखो पावर में, इसीलिए पावर के सर क्वेश्चन में ग्राफ थोड़ा से तो दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। ये है पावर की इक्वेशन। अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ लगाएं R1 के साथ, ये रिजल्ट R1 के साथ, तो यहाँ पर पावर जो बनेगी इस रेजिस्टेंस R1 में जो पावर बनेगी बाय दिस रिजल्ट, तो उसमें यहाँ डिनोमिनेटर में R1 रख देंगे। और अगर यही रिजल्ट हम सेकंड वाले सर्किट के लिए लगाएं, सेम रिजल्ट फॉर द सेकंड सर्किट, तो यहाँ पर कैपिटल R की जगह पर R2 पुट कर देंगे। तो अगर R1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 और R2 प्लस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 अगर ये बराबर हो जाते हैं तो क्या सेम पावर नहीं मिल जाएगी मुझे? Yes, sir. यस सर। अगर ये बराबर हो जाए, Yes. और ये बराबर हो सकते हैं कैसे? R1
माइनस R2 बराबर स्मॉल r स्क्वायर 1/R2 माइनस 1/R1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिजल्ट बनेगा R1 इंटू R2 बराबर स्मॉल r स्क्वायर। चेक कर लो, आ जाएगा। Yes, sir. यस सर आ रहे हैं। Yes, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो डिफरेंट रेजिस्टर्स आइडेंटिकल बैटरी से कनेक्ट करें, डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू सिमिलर बैटरीज, ऑब्वियसली करंट विल बी डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पर एक में R1 और एक में R2, so there will be different current, but it is possible to have the same power. It is possible to have same power in both resistors if this condition is fulfilled, that R1 R2 बराबर R square। right? Yes, sir. Yes, sir. yes, तो दो रिजल्ट्स अभी हमने पावर के बारे में डिस्कस किए। एक, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम पावर? सो द क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम पावर इज कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। What is the criteria to have same power in the different resistors? Criteria to have same power in the different resistors. Criteria is the product of resistances should be equal to square of internal resistance. मतलब इन दोनों के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ तक बोलिए। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अब एक और देखो, मोर ऑन द मैक्सिमम पावर थ्योरम। एक प्रॉब्लम के फॉर्म में चलेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ये कंडीशन है, मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी है 6 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है सपोज दैट 4 ओम की, और ये एक रेजिस्टेंस कैपिटल R है जो कि अननोन है। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल R की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके करस्पॉन्डिंगली इसमें सबसे ज्यादा पावर जनरेट होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर विच पावर इन कैपिटल R विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर विच पावर इन कैपिटल R विल बी मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन हमारा पिछले रिजल्ट से डिफरेंट क्यों है? सर एक ही Sir, सर्किट है। कॉम्बिनेशन में है। हाँ, इसमें मल्टीपल लूप आ गए, कई सारे रेजिस्टेंस लग गए। तो जो हमारा पिछला रिजल्ट है वो गलत नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट सिंपल सर्किट्स में था जहां पर कि बैटरी था और एक रेजिस्टेंस था। अगर एक बैटरी होती, मान लीजिए, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ बीच में ना होता, और अगर तब मैं पूछता आपसे कि कैपिटल R की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम पावर आएगी, सर 2 Sir, तो हम थ्योरम लगा देते, क्योंकि ये सबसे सिंपल सर्किट है। तो हम कह देते कैपिटल R की वैल्यू 2 होनी चाहिए। जब कैपिटल R बराबर 2 हो जाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा पावर आएगी। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया, यहाँ पर एडिशनल रेजिस्टेंसेस लगाए जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर द मैक्सिमम पावर? देखो कैसे करेंगे इसको। हम किरचॉफ रूल से सॉल्व करेंगे। कैसे? हमने इस ब्रांच में एक करंट कैपिटल I मानी, ऊपर वाले रेजिस्टेंस में स्मॉल I करंट मानी। अब आप बताएं मिडिल ब्रांच में हम क्या करंट दिखाएं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 ऑफ किरचॉफ। कैपिटल I minus small. कैपिटल I माइनस स्मॉल I। फॉलो करते हैं लूप इक्वेशंस। बोर्ड पर देखिएगा, पहली लूप कौन सी बनाएंगे? जहां पर फिंगर रखे वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पर फिंगर रखा वो स्टार्टिंग पॉइंट, और वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे।
या नाम लिख देते हैं इसके A B C D E F। तो मेरा पहला लूप ये है, A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से F जाएंगे और F से A आएंगे। क्या बनेगी इक्वेशन इसके लिए? देखो सर ये A से R B। और 4 ओम पैरेलल में नहीं है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल फिर है इतना उससे भी। कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना? नहीं, वो प्रोसेस बता रहे हैं, अभी तो उसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। हम पैरेलल से भी कर सकते थे, सीरीज पैरेलल से भी कर सकते थे, बट उसमें भी टाइम उतना ही लगेगा। जल्दी से तो बताएं इसकी क्या माइनस इक्वेशन? कैपिटल R है माइनस आई कैपिटल आर हाँ, और प्लस 4 प्लस 4 प्लस आई माइनस आई इक्वल टू ये आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन बन गई। चलिए दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, F से C जाएंगे, C से D जाएंगे, D से E आएंगे और E से वापस F आएंगे। इस केस में जब आप F से C जाओगे तो -4 टाइम्स कैपिटल I माइनस स्मॉल आई। C से D कुछ नहीं होगा, D से -2 + 6 -2I + 6 +6 बराबर 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारा एम क्या है? हमें स्मॉल आई निकालना है, यानी कि कैपिटल आई एलिमिनेट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से हम देख सकते हैं सर that 3 वेरिएबल capital- है ना सर, आई भी है, स्मॉल आई भी है और आर भी है सर, 3 लूप बनेंगे फिर। अरे नहीं भाई, लूप इक्वेशन नीचे सुनो, तो हम क्या करने जा रहे हैं, कैपिटल आई निकाल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल आई की वैल्यू निकालेंगे। 1 मिनट टाइम दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल आई की वैल्यू सर 4I प्लस IR 4 + R इंटू स्मॉल आई। आई अपॉन 4। यस सर। ये कैपिटल आई की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये हम सेकंड इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में कैपिटल आई की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो -6 और कैपिटल आई की जगह रखेंगे 4 + R डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल आई -4 स्मॉल आई एंड +6 बराबर 0। और अब हम यहाँ से स्मॉल आई निकालेंगे। सर 3/13 3/13 हाँ। बच्चा लोग आराम से करो, बता रहे हैं तुम गड़बड़ कर रहे हैं। बोलो भाई, कितना आएगा स्मॉल आई? 2 मिनट। सर 1 मिनट। 12 अपॉन कैपिटल R + 4 स्मॉल आई की वैल्यू 12 सर अपॉन 12 अपॉन 20 + 3R। ये सही है। यस सर। सर माइनस भी होगा, इस सर नहीं होगा, सही है। यहाँ 4 आएगा, 12 ये अपॉन सर 4 4 + 3R स्मॉल आई इज 12 अपॉन 4 + 3R। यस सर यही आया। यही सही है। नाउ पावर इन कैपिटल आर, पावर इन कैपिटल आर फॉर्मूला है I² × रेजिस्टेंस।
तो इसमें पावर निकालनी है, तो स्मॉल आई का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय आर। स्मॉल आई ये है, इसका स्क्वायर करेंगे और रेजिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू आर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 24 आर। Yes. एक बार फिर कैपिटल आर से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा आंसर। यस सर। Yes, sir. फिर इस पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का ये वाला पोर्शन मिनिमाइज करना होगा, और इसको मिनिमाइज करने के लिए अगेन मैथ की प्रॉपर्टी 16 by r should be equal to 9r, and that means r equals to 4 by 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि 4 by 3 ओम जो रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे तो मैक्सिमम पावर जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो सिंपल सर्किट्स में अगर हमको पता लगाना हो कि कैपिटल आर की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम पावर होगी, तो आंसर भी सिंपल है, कैपिटल आर और बैटरी का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो आप खुद देख सकते हो कि वर्किंग कितनी लंबी जा रही है इसकी। ठीक है, ठीक। Yes, sir. Yes, yes, sir. नाउ इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली कैसे कर सकते थे वो देखिए। ये तो हो गया एक सब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ इस क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रिक कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी कह सकते हो। हम ये कैसे पता लगाएं कि कैपिटल आर की कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पावर मैक्सिमम होगी, ये कैसे पता लगाएं? तो आपको कुछ स्टेप्स देंगे, वो स्टेप्स फॉलो करिए। पहला स्टेप, जो बैटरी है उसको हम एक वायर से रिप्लेस कर दें। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, बैटरी को रिप्लेस किया जाए, रिप्लेस्ड विथ वायर। दूसरा, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, अननोन रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करें बैटरी से। एंड देन थर्ड स्टेप, फाइंड नेट रेजिस्टेंस एंड विच इज आवर आंसर। मतलब क्या करेंगे देखो, ये आंसर ध्यान रखिएगा, 4/3 आया था। हमने क्या किया, जो स्टेप्स है जहां पर बैटरी थी, जैसे यहां पर एक बैटरी है तो इस बैटरी की जगह वायर कर देंगे। देखो पहला स्टेप, बैटरी को वायर से रिप्लेस करें, तो बैटरी 6 वोल्ट की हटा दीजिए और उसकी जगह लगा दें वायर। और जो कैपिटल आर जो अननोन है वहां पर बैटरी लगा दें। अब बताइए सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है? So 4/3. 4 और 2 कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन में है? Parallel. Parallel. के हिसाब से 4 ओम 2 ओम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 ओम 2 ओम इन पैरेलल। सर So 6/3 4/3 So 4/3. 4/3 वही आंसर था। Yes, sir. बस ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक है जिसके थ्रू बहुत फास्ट मेथड, मतलब लेस देन 1 मिनट लगेगा और आंसर आ जाएगा आपका।
यस सर, स्कूल में बता रहे थे तो समझ नहीं आया था। ये मेथड यस सर, स्कूल में बता रहे थे तो सवाल ही समझ नहीं आ रहा था। सवाल ही नहीं उठता इस मेथड को बताने का। तो वो कह रहे थे कि बैटरी को अगर रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे तो फर्क नहीं पड़ रहा एक सीरीज पैरेलल सर्किट में, बता रहे थे सर। हो सकता है, कोई बात नहीं। और अगर वो बता रहे इसका मतलब वो वाकई में नॉलेजेबल है। सर जो बहुत कम टीचर होते हैं स्कूल में। हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कोई नॉलेज किसी के पास हो। सपोज अब देखो एक टिपिकल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक कैपिटल आर यहाँ पर है, 4 ओम यहाँ पर है, 4 ओम यहाँ भी है, 4 ओम यहाँ भी है, एंड लेट्स से यहाँ पर भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर? क्वेश्चन सुनना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर विच पावर इज मैक्सिमम इन दिस कैपिटल आर? What is the value of capital R for which power in the capital R is maximum? हमने अपने स्टेप्स फॉलो किए। जो बैटरीज थी इनको मेंटल लेवल पर या वैसे हमने वायर बना दिया, और जिस कैपिटल आर की वैल्यू आपको निकालनी है उसको बैटरी बना दिया। अब बताओ यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना बना? ये 4 कौन से, ये 4 कौन से कॉम्बिनेशन में ध्यान से करते हैं? 4 और 4 पैरेलल, कितना हो जाएगा ये 4 पैरेलल में? सर 2 2। तो इसका मतलब इन दो 4 ओम के पैरेलल की जगह पर हम एक रेजिस्टेंस कर दें 2 ओम का। ये 4 ओम और ये 4 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में? फिर पैरेलल में होगा पैरेलल 2 तो ओम, इनका भी और इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद सीरीज में होगा। इसका भी 2 हो गया। और ना ये 2 और ये 2 किसमें आ गया? सीरीज अब कितना हुआ? 4 4 ओम। इसका मतलब 4 ओम इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी यहाँ पे जो कैपिटल आर था उसकी वैल्यू जब 4 ओम होगी तो उसमें मैक्सिमम पावर बनेगी। बोलिए। सर जो बैटरी की वोल्टेजेस ली थी वो आपने ऐड की हैं फिर? बैटरी की वोल्टेज का कोई काम ही नहीं है ना, बिकॉज बैटरी इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द वायर। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताई मैंने। तो बैटरी कितने वोल्ट की है क्या फर्क पड़ता है जब उसको वायर से रिप्लेस करने जा रहे हैं? तो आर को ऐसे बैटरी से रिप्लेस किया है ना, तो उस बैटरी का क्या होगा? तो इसके वोल्टेज से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, करंट थोड़ी निकालनी है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक सब्जेक्टिव, जो करीब 15 मिनट की वर्किंग थी उसको हम लोगों ने कोशिश की है कि 1 मिनट से कम के टाइम में हम अपना ऑब्जेक्टिव आंसर रखते हैं। सर एक मेथड और भी हो सकता है कि बैटरी का जो रेजिस्टेंस है उसको अलग ही मान लें, जैसे सीरीज सर्किट में ही हो जाए वो, या को पैरेलल ही मान लो सर। हम्म, सर उससे भी हो सकता है केवीएल लगा के। बट केवीएल लगाओगे तो टाइम भी तो लगेगा ना सॉल्व करने में। यस सर, हाँ ये ट्रिक सही है फिर भी उससे। अरे बहुत छोटा मेथड है ये, बहुत छोटा मेथड। यस सर, बहुत जल्दी हो गया। ये हो गया मैक्सिमम पावर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। ना यार, ये दो तो आपके सर्किट्स वाले हो गए, इसलिए डिस्कस कर लिए कि असाइनमेंट में पावर के भी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक और मतलब मिनी कंसेप्ट कह सकते हो। मिनी कंसेप्ट ये होता है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर ये पूछते हैं फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब मिनी कंसेप्ट प्रॉब्लम्स का पार्ट होते हैं ये सब, जैसे कि
कि मान लो यहाँ पर ना पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, एंड क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड VA minus VB, which means potential difference between A and B points. Find the potential difference between point A and point B. क्या करना चाहिए इसके लिए? इसका भी आंसर वही है, पहले किरचॉफ का रूल। करंट्स मान लेते हैं, इस ब्रांच में कैपिटल आई, इस ब्रांच में स्मॉल आई, तो बाकी के ब्रांच में कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई गई है वो सही डायरेक्शन। अब लूप इक्वेशन क्विकली, लेफ्ट साइड की लूप इक्वेशन, मतलब अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें और ऐसे जाएं, फिर नीचे जाएं, फिर इधर जाएं, फिर ऊपर जाएं, ऐसे इस तरीके से, तो क्या लूप इक्वेशन बनेगी क्विक फॉर्म में? इस पॉइंट से आगे बढ़े, पॉइंट ए की तरफ गए, फिर नीचे प्लस जाएंगे, फिर माइनस इधर माइनस 8 plus माइनस 4i प्लस 8 माइनस 4i minus 2 capital I माइनस 2i प्लस 6 minus 2 plus capital i प्लस 6 इक्वल टू plus 6 फर्स्ट इक्वेशन। और एक हम ये वाला लूप ले लेंगे, राइट वाला, ये राइट वाला लूप, पॉइंट ए से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जाते हुए ऐसे करके वापस ऊपर आ जाएंगे, ये सेकंड लूप बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी -6 कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई प्लस 4 स्मॉल आई और -8 इक्वल टू 0। yes sir बहुत क्विक मेथड से बताइए कि आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल आई स्मॉल आई का आंसर। यह आंसर आप निकालते रहना, मतलब ये काम करना ही पड़ेगा। सर सर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दियो तो फिर लूप में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे सर। इसको हम अब आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन पार्ट छोड़ रहे हैं, मतलब वो मान के चल रहे कि अलजेब्रा आती होगी, अलजेब्रा जिसको आएगी वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेगा, फिर जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है। नाउ मेरे को कंसेप्ट ये समझाना है कि VA माइनस VB कैसे निकालें। तो ये पता लगाने का तरीका देखो, अगर आपको पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे? क्या करो, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ ट्रेवल करें, पॉइंट A से पॉइंट B जाइए, ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B, कोई भी पाथ लेकर के A से B ट्रेवल करो, कोई भी एक पाथ चूज कर ले। कौन सा पाथ यहां पर ऐसा है? देखिए A से B जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, अगर आप पॉइंट A से स्टार्ट करो और पॉइंट B जाना है तो एक रास्ता तो ये मिडिल वाली ब्रांच, एक और रास्ता है पॉइंट A से हम राइट साइड चले जाएं 6 ओम रेजिस्टेंस और फिर पॉइंट B पर आ जाए, ये दूसरा रास्ता है। एक रास्ता हमारा इधर से पॉइंट A से इधर वाली बैटरी में जाए, फिर 2 ओम में जाए, फिर पॉइंट B में आ जाए। एक डायरेक्टली है। हाँ, तो हम ये 6 ओम वाला रास्ता देख रहे हैं। आपको A से B ट्रेवल करना है किसी भी रास्ते से, उस रास्ते में जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस नोट करे जाए। जैसे कि अगर मैं ये वाला रास्ता चुनता हूँ 6 ओम वाला रास्ता और पॉइंट A से चलूं तो इस पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ एक रेजिस्टर मिल रहा है, पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ एक रेजिस्टेंस जिसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कैपिटल I माइनस स्मॉल आई इंटू 6। यहाँ तक ठीक है? यस yes sir सर यस अब इसके आगे साइन क्या लगाएंगे? sir negative नेगेटिव। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ी, यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा। देखो किरचॉफ की लूप इक्वेशंस लिखते वक्त, किरचॉफ की लूप इक्वेशन को लिखते वक्त साइन कन्वेंशन अलग है, लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, लॉजिकली समझिए, लॉजिकली
करंट का फ्लो, करंट की फ्लो ए से बी है या फिर बी से ए है? आप सर्किट में सामने रखा हुआ है, जो करंट सर फ्लो हो रहा ए है वो से कहाँ? बी है। ए से बी। तो कौन सा पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पर है? ए। Sir, A. ए ए। तो पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी, सो मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। Positive I. इन्हें अब आप इसके आगे पॉजिटिव साइन लिखो। यही कंफ्यूजन के पॉइंट्स हैं। केवीएल लिखते वक्त साइन कन्वेंशन अलग है, लेकिन जब स्पेसिफिक क्वेश्चन कहा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो साइन कन्वेंशन केवीएल का जस्ट अपोजिट, केवीएल का जस्ट अपोजिट। जैसे कि अगर मान लो मैं मिडिल ब्रांच चूज करता, फॉर एग्जांपल मैं मिडिल ब्रांच लेता, तो पॉइंट ए से अगर मैं अलोंग द मिडिल ब्रांच चलूं, तो केवीएल अगर लगते केवीएल, तो यहाँ पर 8 के आगे साइन क्या लगा? अगर मान लो केवीएल लगा रहे होते तो क्या साइन लगा? -8 केवीएल, सर केवीएल में तो पॉजिटिव। +8, लेकिन अब हम उसको -8 करेंगे। और अगर हम और नीचे जाएं तो केवीएल लिखते वक्त यहाँ पर हम -4i। -4i लिखते, तो अब हम उसको 4i करेंगे। और क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो, जिन लोगों ने ऊपर की दोनों इक्वेशंस में कैपिटल आई और स्मॉल आई की वैल्यू सॉल्व कर ली है, Yes, a small I 25/11 positive. जो भी आ रहा है, अगर आपने कैपिटल आई और स्मॉल आई की वैल्यू सॉल्व कर रखी है, तो वो यहाँ पर रख के देख लो और यहाँ रख कर देख लो, ये दोनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। करके देखो। बोलो। तो सेम ही है, सेकंड इक्वेशन में तो ये बन गई, सेकंड इक्वेशन देखो ना। यस सर सेम आ रही है। आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा रिवीजन नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले पॉइंट है। एक तरफ कुछ और साइन कन्वेंशन चल रहा है, एक तरफ कुछ और साइन कन्वेंशन चल रहा है। केवीएल लिखते समय साइन कन्वेंशन अलग है, लेकिन जब आप दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल रहे हो, तो फिर जस्ट अपोजिट ऑफ केवीएल कन्वेंशन, जस्ट अपोजिट। सर इसका आपने रीजन क्या दिया था, ऑपोजिट क्या है? अरे देखो, केवीएल लिखते वक्त हम जो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, और यहां पर आप इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहे हो। मतलब सर जब मतलब एक KVL तरह से पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सर अगर VB माइनस VA लिया होता तो वही KVL के फॉलो होती। बिल्कुल। जैसे अगर हम पॉइंट ए से इधर चले और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते, तो हम अगर ए से बी जाते हैं तो केवीएल के टाइम पर हम पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए लिख रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। सर मतलब अगर करंट के अलोंग हो तो KVL के अपोजिट साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है, और करंट के अपोजिट हो तो KVL वाली फॉलो करनी है। नहीं भाई, देखिए ऐसे बता देते ना। देखिए मान लो एक रेजिस्टेंस आर है, उसमें एक करंट आई है, और ये पॉइंट्स आपके ए और बी। अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो मैं इसको प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? पहले आप ये बताओ, करंट की डायरेक्शन देख के बताओ, करंट की डायरेक्शन के साथ छोड़ो न्यूमेरिकल। पॉजिटिव प्लस आई आर। ये केवीएल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट केवीएल नहीं है। लेकिन अगर आप केवीएल लिखते हो, तो केवीएल लिखने से पहले आपको ये बताना पड़ता है कि आप ट्रेवल कैसे कर रहे हो। तो अगर मैं ट्रेवल करता हूं ए से बी, और अगर मैं ट्रेवल करता हूं बी टू ए, तो केवीएल के टाइम पर अलग अलग रिजल्ट आएंगे। अगर मैं ए से बी ट्रेवल कर रहा हूं, minus I Minus IR. माइनस आई आर, और अगर बी टू ए ट्रेवल कर रहा हूं तो प्लस आई आर। Plus IR. एक्चुअल में क्या होता है,
सर रिजल्ट डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे केवीएल के लिए, लेकिन केवीएल का साइन कन्वेंशन तो फिक्स्ड है ना। नहीं भाई, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्लोज पाथ में आप ट्रेवल कैसे कर रहे हो। भाई एक पार्क है उसमें हमें चक्कर लगाने हैं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम पार्क का चक्कर क्लॉकवाइज लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। सर लेकिन जहाँ भी जाए ये तो फिक्स है ना कि अगर जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है टर्मिनल तो फिर नेगेटिव होगा तो केवीएल में। बैटरी के केस में ना, बैटरी के केस में सर रेजिस्टर में भी फिक्स्ड है, अगर करंट के अलोंग तो नेगेटिव और करंट के अपोजिट तो पॉजिटिव। हाँ, ये रूल फिक्स है बिल्कुल। तो वही चीज तो होगी। यस सर। अब सुनो, तो जब आप ट्रेवल कर रहे हो ए से बी, तो फाइनल पॉइंट क्या है आपका? बी। ए से बी है तो बी इज द फाइनल पॉइंट ना। इसका मतलब ये जो माइनस आई आर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वीबी माइनस वी ए। बट इफ वी आर ट्रेवलिंग बी टू ए, देन फाइनल इज ए। इसका मतलब ये वैल्यू VA minus VB. तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि वी ए माइनस वी बी, तो हम कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं? आप सोचो। आप ए से B to A. A से B। देखिए, जब आप बी से ए ट्रेवल कर रहे हो तो ये वी ए माइनस वी बी है, और ए से बी, अरे यार फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करोगे। अगर वी ए माइनस वी बी लिखा जा रहा है, इसका मतलब फाइनल पॉइंट कौन सा है यहाँ पर? Sir A. ए। ए। इसका मतलब केवीएल लिखते वक्त बी से ए गए होंगे आप। Yes sir. ये चीज, और क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। आपसे दो बातें कही जा रही है कि केवीएल लिखते समय का साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है अगर, तो उसके बाद आप समझो। आस्किंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, व्हेनेवर इट इज required to find the potential difference between the 2 points, use just opposite convention of KVL. तुम्हें कंसेप्ट पता है तो जा रहे हैं ना क्या करना चाहिए। बढ़े आगे कि ना बढ़े? Sir बड़ी हो Yes, गया. sir. ये सब आपको तुम असाइनमेंट्स में आज की जरूरत पड़ेगी। जितने भी असाइनमेंट आज मिलेगी उसमें सब में ये सब आएंगे। नाउ थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक कर करके पढ़ा देते हैं। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक जो आपने पूछा है, इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं वो समझो। हम लोग पहला कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो कहता है कि फोर्स बराबर माइनस टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स। पता नहीं ये कंसेप्ट याद है याद नहीं है। वर्क एनर्जी पावर। यस सर। Yes. फोर्स, Yes. वर्क एनर्जी पावर। दूसरा कंसेप्ट वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं और उनमें कंप्लीटली एयर है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन इनटू ए अपॉन डी। और अगर दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, तो उसमें कैपेसिटेंस में के टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। और तीसरा कंसेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास दोनों प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक और थोड़ा सा एयर है, मतलब A1 एरिया डाइलेक्ट्रिक के साथ और A2 एरिया एयर के साथ, तो इसकी कैपेसिटेंस सर ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में, तो पहले K epsilon naught D. के A1 A1 के epsilon naught. A1 एप्सिलॉन बाय डी और प्लस एयर वाला, उसमें A2 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 epsilon naught on D. ये दो कंसेप्ट हो गए।
और जो तीसरे कंसेप्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो ये पड़ेगी दैट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज Q² डिवाइडेड बाय 2C। 2C। ये तीन कंसेप्ट को मर्ज करके आपका टॉपिक बन जाएगा। तो ये आप देख लो, नोट कर लो, फिर आगे समझाएं। यस सर। Yes, sir. Not good. अब देखिए, देखिए कहीं सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटेंस कुछ है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, जिस बैटरी का अपना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। कैपेसिटर जिसमें एयर है, बैटरी से कनेक्ट किया, इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है, इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर और प्लस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो based on the capacitance and the potential difference of the battery, suppose that the charge on the plates is plus Q and minus Q। ये तो ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें। और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें। पहले कैपेसिटर को चार्ज कर ले, चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे, उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दे। सपोज जो प्लेट्स हैं उनकी लेंथ L है और डाई इलेक्ट्रिक अभी कंप्लीटली इंसर्ट नहीं हुआ। डाई इलेक्ट्रिक की स्मॉल x लेंथ इंसर्ट हो चुकी है और L-x अभी भी ये आउटसाइड है, अभी ये इंसर्ट करना बाकी है। यहाँ तक ठीक है? सर ये कैसे हुआ? अरे अच्छा वो एल साइज का ही है डायरेक्टर भी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की भी, हाँ, लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक और लेंथ ऑफ प्लेट सेम है ना? यस। यहाँ तक ठीक है? यस यस सर। पहले तो आप ये बताओ, हाँ, कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन किया जा रहा है तो क्या इन प्लेट्स के चार्जेस में कोई चेंजेस आएंगे? नो सर। No, sir. नहीं, क्योंकि बैटरी वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। जब वो डिवाइस ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जाए, तो जितना चार्ज इस प्लेट पर था और जितना चार्ज इस प्लेट पर था वो अब कांस्टेंट रहेंगे। यानी अगर यहाँ -Q था तो -Q बना रहेगा, यहाँ +Q था तो +Q बना रहेगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए, Sir. अब आप बताओ, ये वाला कंसेप्ट फॉलो करना। बताइए क्या कैपेसिटेंस हुई इसकी? इसमें थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जहां पर एयर है और थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जहां डाइलेक्ट्रिक आ चुका है। और ये प्लेट 3 डायमेंशनल व्यू में रेक्टेंगल्स होंगे। ये लेंथ आपको दिखाई जा रही है, इनकी एक दूसरी डायमेंशन ऐसे अंदर की तरफ होगी और ये डायमेंशन B मान लेते हैं। यस सर। मतलब ये L/B की रेक्टेंगुलर प्लेट है। कितना एरिया, इसका कितना एरिया डाइलेक्ट्रिक से कवर हो रहा है? अगर डाइलेक्ट्रिक की x लेंथ अंदर है और इन रेक्टेंगुलर प्लेट्स की विड्थ B है, तो कितना वो एरिया है जो डाइलेक्ट्रिक के कांटेक्ट Sir, X. B into x एरिया हाँ sir. यस into the dielectric constant into epsilon upon d। ये डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन में कैपेसिटेंस आ गई।
और जो नॉन डाइइलेक्ट्रिक यानी कि एयर पोर्शन है उसका एरिया देखो कितनी लेंथ ऐसी है जो एयर के L कांटेक्ट में minus x into b. L L minus minus x into b. L minus x into b into epsilon Epsilon upon naught by d. दोनों को ऐड करके इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कैपेसिटेंस आ गई। Yes. sir. Yes, sir. अब इस कैपेसिटर की एनर्जी ऑफ कैपेसिटर q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। कंसेप्ट नंबर 1 लगाते हैं, फोर्स बराबर माइनस du बाई dx माइनस d अपॉन dx ऑफ दिस u माइनस कैपिटल Q कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, d बाई dx होगा 1 बाई c का। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन में जाओ तो ये जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा, Log नहीं 1 बाई सी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं, difference होता है. ये माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स इम्प्लिसिट Yes, फंक्शन sir. वाली प्रॉपर्टी से। yes sir. Yes, sir. तो कुल मिला करके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, Yes, sir. Square upon 2. एक मिनट, क्यू बाई सी को कुछ और भी तो कह सकते हैं ना, क्यू अपॉन सी क्या है, Sir, वो Sir, potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन 2 और डीसी बाई डीएक्स हम यहां से निकालेंगे। चलो इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, k इंटू बी अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस यहाँ माइनस एक्स है, इसका ध्यान देना है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ये आंसर बनेगा टोटल। yes, sir. Yes, sir. सिंप्लीफाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा k माइनस 1 इंटू बी एप्सिलॉन अपॉन डी। इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये फोर्स की वैल्यू मिली। कितना फोर्स डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर लग रहा होगा अंदर की तरफ, ये वो फोर्स है जो इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर की तरफ पुल कर रहा होगा। ये प्लेट्स डाइइलेक्ट्रिक को इनवर्ड पुल करेगी। क्यों पुल करेगी? प्लेट्स डाइइलेक्ट्रिक को इनवर्ड क्यों पुल करेगी? सर क्यों करेंगी? देखिए, जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स हैं उन पर आपको पता है कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, मानिए ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट्स। जब इनके बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो एक पोलराइजेशन फिनोमेना होता है जहां पर ये प्लस और माइनस के सामने, प्लस प्लेट के सामने डाइइलेक्ट्रिक का नेगेटिव पोलराइजेशन होगा और माइनस प्लेट के सामने डाइइलेक्ट्रिक की पॉजिटिव पोलराइजेशन होगी। ये जो पोलराइज चार्ज है, मतलब पॉजिटिव प्लेट के सामने नेगेटिव का पोलराइजेशन और नेगेटिव प्लेट के सामने पॉजिटिव का पोलराइजेशन, तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि दोनों प्लेट्स डाइइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ यानी अंदर की तरफ पुल करेंगी इसको। मतलब ये जो पुलिंग फोर्स है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज ऑन द प्लेट एंड पोलराइज्ड चार्ज ऑन अ डाइइलेक्ट्रिक। आंसर मिला इसका? Yes sir. Yes, sir. ठीक, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है।
सिचुएशन तब क्या होगी जब डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली अंदर आ चुका होगा। मतलब अगर डाइइलेक्ट्रिक उस कंडीशन पे पहुंच गया जहां पर वो प्लेट्स में कंप्लीटली अंदर आ चुका है, अब वो फुल्ली इंसर्टेड, कंप्लीटली इंसर्टेड। अभी क्या था कि डाइइलेक्ट्रिक का कुछ पोर्शन बाहर था, नाउ इट इज फुल्ली इंसर्टेड। क्या अब इसकी कैपेसिटेंस मैक्सिमम नहीं हो चुकी? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज Yes, डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बढ़ाने का काम करते हैं। नाउ द डाइइलेक्ट्रिक इज फुल्ली इनसाइड, सो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटेंस। Yes, sir. And when capacitance will be maximum, calculus कहता है if something is maximum, the differentiation of that something value, if it is a maximum, the differentiation will be 0. Yes, sir. And जब dc by dx 0 हो जाएगा तो यहीं पर मतलब इसके बाद वाला स्टेप जाएगा ही नहीं। At this step, when the dc by dx becomes 0, the value of force becomes 0. मतलब अब आप कहोगे कि फोर्स 0, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक पर फोर्स तभी तक लगता है जब तक डाइइलेक्ट्रिक पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड। व्हेन इट इज फुल्ली इनसाइड, द फोर्स बिकम्स 0. ऑल ऑफ सडन द फोर्स विल बिकम 0. यस सर। नाउ अभी नहीं, ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट? मतलब जो प्लेट्स डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्या ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होगी या फिर वेरिएबल मैग्नीट्यूड की होगी? Variable Sir, magnitude. variable. Variable. अब हाँ, बट ये डिपेंड करता है कि जब डाइइलेक्ट्रिक का इंसर्शन करा जा रहा है उस टाइम पर देखिए हमारा यहाँ पर v स्क्वायर है। एक चीज बता, सपोज दैट हमारी ये दो प्लेट्स हैं and now they remain connected with the battery. They remain connected with the battery during the process of insertion of dielectric. During the process of insertion of the dielectric, the plates remain connected with the battery. क्या इन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा? यस सर। थोड़ा भैया बैटरी सर नहीं, अच्छा बैटरी कनेक्टेड है। हाँ सर, नहीं होगा। battery is a device which maintains potential difference. So if the battery is connected, the potential difference is maintained. यस सर। And if V is maintained, बाकी तो कुछ बाकी सब तो बदलेगा नहीं, B बदलेगा नहीं, एप्सिलॉन बदलेगा नहीं, D बदलेगा नहीं, K बदलेगा नहीं. Now if V is maintained, then force F is a constant force. यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स होगी जो डाइइलेक्ट्रिक को अंदर खींचेगी। A constant force will pull the dielectric inside. बट अजीब सी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स डाइइलेक्ट्रिक को अंदर खींचेगी, बट जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली अंदर आएगा, जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली इनसाइड हुआ, Capacitance. फोर्स 0 हो जाएगी। Yes, sir. Force 0. मतलब कितना बाहर है, देखिए डाइइलेक्ट्रिक का कुछ पोर्शन अंदर है, कुछ पोर्शन बाहर है, तो ये क्या करेगा, अंदर खींचता जाएगा, इसको अंदर खींचते जाएंगे, कांस्टेंट फोर्स लगा करके। जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर कंप्लीटली फिट हुआ, फोर्स गायब हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू 0 बन गई। आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, बट ये एक केस है दैट ड्यूरिंग इंसर्शन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बट अगर इंसर्शन उस समय हो रहा है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, डाइइलेक्ट्रिक का इंसर्शन बैटरी के डिस्कनेक्शन की कंडीशन में हो रहा है, फोर्स वेरिएबल रहेगा क्योंकि V वेरिएबल। तो V कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज जैसे
बिकॉज उस केस में कांस्टेंट चीज क्या रहती है, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता है, सर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, देन उस केस में फोर्स वेरिएबल हो जाएगी, फोर्स वेरिएबल हो गई। यस सर। वेरिएबल होगी। बट दोनों ही केसेस में एक कॉमन फैक्ट है, when that capacitor when the dielectric is completely inside the force is zero। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके एचसीवी के उसमें है, कैपेसिटर वाले चैप्टर्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है और बाकी एग्जांपल भी है। जैसे Last उन्होंने में। क्या किया है, इसको ले जा करके एक पुली से लगा करके यहाँ एक मास से हैंग कर दिया। मास ऑफ फोर्स इक्वल करेंगे। अब उन्होंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम क्यों होगा, जितना फोर्स इधर लग रहा है वो इधर के जी लग रहा होगा सर। यस सर। सर mg के वेट के बराबर। बराबर। यानी कि mg should be equal to this force and this force is derived as v square by 2 b epsilon by d into k minus। ये काम करना है। यस सर। एक और उसमें क्वेश्चन है एचसीवी में ही, उन्होंने क्या किया है, इस डाइलेक्ट्रिक को रेस्ट की स्टेट पर रिलीज किया। ये लेंथ दे रखा है, कितना बाहर है ये दे रखा है आपको, मतलब ये टोटल लेंथ इन्होंने प्लेट की एल दे रखी है, ए लेंथ अंदर है, इसका मतलब एल माइनस ए लेंथ बाहर है, और इसका मास भी दे रखा है। कंसेप्ट कहता है कि ये जो प्लेट्स होंगी ये प्लेट डाइलेक्ट्रिक को पुल कर देंगे अंदर। यस सर। तो कितनी स्पीड होगी इस डाइलेक्ट्रिक की जब ये फुल्ली इनसाइड होगा, स्पीड ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज फुल्ली इनसाइड, वर्क एनर्जी क्या? से। वर्क एनर्जी से, काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हो, यस सर। काइनेमेटिक्स भी लगा सकते फोर्स पता है, मास पता है, हैं। यस सर। तो हम एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यस सर। फिर ये भी पता लगा सकते हैं कितने टाइम के बाद ये अंदर जाएगा। यस सर। यस सर। मतलब कि क्वेश्चन जो आएंगे वो मैकेनिक्स बेस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम था इस फोर्स को डिराइव करने का, वो खत्म हो गया, बट एप्लीकेशन जो होगी वो बेस्ड ऑन मैकेनिक्स होगी। काइनेमेटिक्स का यूज कर सकते हैं, एनएलएम का यूज कर सकते हैं उसके अंदर। यस सर। कर लेंगे इसको। यस सर। Yes, कर यस सर। यस सर सर। इसकी भी कोई शीट है? इसकी शीट बनी तो थी लेकिन अभी दी नहीं हमने, एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में काफी थोड़ा सा हैक्टिक रहा मेरा, तो शीट बनी हुई है। एक्चुअली कैपेसिटर की 3 ऐसी असाइनमेंट है जो हम भेज ही नहीं पाए। सर आज भेज दीजिएगा। आज करंट वाली भेजेंगे यार पहले। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसको इतना पढ़ो, अगली क्लास में इसका कुछ पोर्शन और करा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करेंगे। यस सर। अभी लेकिन एचसीवी की जो बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है, मतलब अनसॉल्व वाले, वो कर सकते हो इसके बेस पे। हाँ सर। कंसेप्ट क्लियर। ठीक है।